हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत यूनिट 5 में नागमती वियोग खंड की व्याख्या के ऊपर, जिसमें कि हमने 1 से 5 तक के पदों को लिया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके टेक्स्ट बुक में पद लगे हुए हैं नागमती वियोग खंड के, उसको परीक्षा के दृष्टिकोण से हम अच्छे से समझ सकें और उन बिंदुओं को भी रेखांकित करें जहां से अक्सर प्रश्न उठते हैं। तो ये पूरा नागमती वियोग खंड आपके जैसी ग्रंथावली में संकलित किया गया है। जैसे ही मैंने जैसी ग्रंथावली बोला, आपके दिमाग में तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आ गया होगा और जैसी ग्रंथावली का प्रकाशन कब हुआ था। और अगर आपके पास बुक होगी तो आप जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बीच में मैं एक संक्षिप्त नोट्स जैसी ग्रंथावली पर जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने आप सभी को पढ़ाने के लिए इस किताब का अध्ययन किया है और कुछ महत्वपूर्ण मुझे कोटेशंस मिले हैं जिस पर कि मैं बातचीत करूंगा। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम इसके पदों पर बातचीत करेंगे, जिसमें कि कुल 5 पद शामिल हैं। हम पदों पर बातचीत करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो नागमती वियोग खंड है ये पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। और पद्मावत में कुल 57 खंडों की चर्चा की जाती है, खंडों में बटा हुआ है पद्मावत, जबकि रामचरितमानस आप देखेंगे कि कांडों में बटा की भाषा आप सभी जानते हैं कि अवधि में है। लेकिन जो नागमती वियोग खंड है ये 30वां खंड है, ठीक है। इसको आप जैसी ग्रंथावली किताब में देखेंगे तो 30वें नंबर पर है। तो बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि ये सवाल पूछ लिया जाए कि ये नागमती वियोग खंड किस नंबर पर है या फिर कौन सा खंड है। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा दिमाग में रखेंगे। चलते हम बात करते हैं पद के ऊपर। पहला पद आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार है कि नागमती चितौर पथ हेरा, पीऊ सो गए पुनि किन्ह न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा, हुआ काल हुई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बरु जीव, भयउ नारायण पावन करा, राज करत राजा बलि छरा, करण पास लीन्ह्यु कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण करुण अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी, तारस जोरी कौन हरि, मार बियाधा लिन, झुरी झुरी पिंजर हाँ भई, विरह काल मोहिदिन। तो पूरे पद को आप देख रहे हैं। तो पहले तो इसकी भाषा शैली आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अवधी भाषा में, खास तौर से ठेठ अवधी का प्रयोग मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं। और ये उस समय का पद है जब राजा रतन सेन पद्मावती के सौंदर्य को सुनकर उसको प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं। और उनके जाने के बाद जो नागमती है, उनकी जो रानी है नागमती, ये इंतजार में प्रतीक्षा में है कि राजा रतन सेन जल्दी ही वापस आएंगे। लेकिन अब उनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, वापस नहीं आ रहे हैं। तो नागमती की बेचैनी बढ़ रही है। नागमती चितौर पथ हेरा, रतन सेन जब से चित्तौड़ से गया है तब से उसका कोई समाचार नागमती को नहीं मिला है। वह रात दिन व्याकुल होकर चित्तौड़ की तरफ से चित्तौड़ की तरफ से कोई भी आता है या फिर उस रास्ते की तरफ उसकी हमेशा नजर रहती है कि हो सकता है कि रतन सेन इसी तरीके तरफ से आ जाए, टकटकी लगाकर बैठी रहती है। पीयू जो गए पुण्य किन्न न फेरा, उसको चिंता है कि उसका प्रियतम रतन सेन जब से गए हैं तब से वापस नहीं आए हैं। पुण्य किन्न न फेरा, वो अभी तक वापस नहीं आए। आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि वो विवाहित स्त्री जिसका पति किसी और स्त्री के कारण उसको छोड़कर बाहर गया हो तो उसकी बेचैनी क्या हो सकती है, इसको आपको अनुभूत करना पड़ेगा। वही स्थिति यहाँ पर नागमती का, वो चित्तौड़ के रास्ते का हमेशा इंतजार करती है, टकटकी लगाकर देखती है। जैसे आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो उस रास्ते को बार बार आप देखते हैं कि कब आएगा कब आएगा। वही हालत नागमती की भी है और उसका प्रियतम रतन सेन अभी तक नहीं आया है, बहुत दिन हो गया है।
आगे है, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पियू मोसो हरा। कहती है कि मुझे आशंका है, मुझे ये संदेह है कि किसी चतुर स्त्री ने उसके पति को अपने बस में कर लिया है। नागर काहू नारी बस परा, नागर मतलब चतुर स्त्री, नारी मतलब स्त्री, कोई चतुर स्त्री, चतुर स्त्री का मतलब आप समझ रहे होंगे। यही संदेह कर रही है नागमती कि लगता है कि मेरे प्रियतम को कोई चतुर सौंदर्यशालिनी स्त्री अपने बस में कर ली है, अपने नियंत्रण में कर ली है। तेई मोर पीयू मोसो हरा, और इसी कारण मेरा पति मुझसे दूर हो गया है। एक तरीके से उसने मेरे पति को छीन लिया है। और आगे कहती है, तुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात, जात बरु जीव। कहती है कि ये जो तुआ है, ये जो तोता हीरामन मेरे लिए काल बनकर आया। जैसा कि आप जानते हैं कि हीरामन ने ही सबसे पहले नागमती को पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण किया था, और नागमती को इस सौंदर्य से डर लग गया था कि कहीं रतन सेन को पता चलेगा तो निश्चित तौर पर वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहेगा। और इस पूरी कहानी को मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मलिक मोहम्मद जैसी वाले प्रसंग में और पद्मावत वाले प्रसंग में पहले ही बता दिया था। इसलिए आप लोग उसको जरूर देखें ताकि इस व्याख्या से आप जुड़ सकें। पद्मावती कहती है कि मेरा प्रियतम बहुत दिनों से गया हुआ वापस नहीं आया, लगता है कि वो किसी स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया है। एक तरीके से उसने मेरे पति को छीन लिया है। और फिर बाद में उसका क्रोध और बढ़ता है और कहती है कि ये हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया और मेरे प्रियतम को लेकर गया। पीऊ नहीं जात, जात बरु जीव। और कहती है कि प्रिय नहीं जाता, भले ही मेरे प्राण चले जाते लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन ये जो सुआ है, तोता हीरामन है, यही उसको अपने बातों में फंसाया और वो मुझे छोड़कर चला गया। और फिर आप देखेंगे कि नागमती को बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, जो पौराणिक ज्ञान है, अब उसका पूरा उदाहरण नीचे की पंक्तियों में देगी। और वो कहती है कि भयहु नारायण बावन करा। जिस प्रकार राजा बलि को भगवान विष्णु ने पामन बनकर उनको छला, उसी प्रकार इस तोते ने छल से मेरे पति को मुझसे दूर किया। भयहु नारायण बामन करा, राज करत राज बलि छरा। और इस पूरी कहानी को आप लोग भी जानते हैं कि विष्णु ने बामना अवतार धारण करके राजा बलि को छला, और अ, राजा करत राज बलि छरा। ठीक है। इसके बाद राजा बलि को भगवान विष्णु छलते हैं, उसी प्रकार तोता भी उसको छला है। एक तरीके से यही कहना चाहती है। करण पास लिन्ह्यों के छंदु, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। फिर दूसरा उदाहरण देती है कि जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के कवच कुंडल को छल पूर्वक मांगा, उसी प्रकार यह तोता मेरे पति को मुझसे छीन ले गया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। और फिर कहती है कि जिस प्रकार भोग में लीन राजा गोपी चंद को जालंधर नाथ फुसलाकर अपने साथ ले गया, ठीक उसी प्रकार जैसे करुणावतार अक्रूर जी ले गया कृष्ण नहीं, अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले गए और उनसे गोपियों को दूर कर दिया, ठीक वैसे ही इस तोते ने मेरे पति को छल कर मेरे से दूर ले गया। और आखिर में कहती है कि सारस जोरी कौन हरि, मार बियाधा लिन। और कहती है कि जैसे सारस पक्षियों की जोड़ी में से किसी एक के मर जाने पर दूसरा तड़प तड़प कर मर जाता है, वैसे ही मेरी स्थिति हो गई है। मैं अपने प्रियतम के याद में सूख कर हाड़ हो गई हूँ, झूरी झूरी पिंजर हूँ भाई। मेरी स्थिति पिंजड़े के समान हो गई है। अगर आप पिंजड़ा देखे होंगे तो पिंजड़ा इस तरीके से रहता है, और तो इसका भी शरीर को धीरे धीरे कंकाल में बदल गया है। विरह काल मोहिदीन, और वियोग में, ये वियोग में इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है और ये धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दी है, इसलिए ये पिंजर की तरह इसके शरीर हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे सूखने लगी। तो पूरा आपने इस पद में देखा कि राजा रतन सेन
जो कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले गए, उनके अभाव में, उनके अनुपस्थिति में नागमती बार बार उनका इंतजार कर रही है और उसके ऊपर ये सब प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। उसके मन में तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और जो तोता है आ, उसके उसी को पूरा दोष ये देती है और फिर पूरे जो भी उसको इतिहास या पौराणिक ज्ञान है उसके माध्यम से अपने मन में तमाम चीजों को सोचती है और कहती है कि जैसे जैसे बामना अवतार हुआ, राजा बलि के साथ छल हुआ, इसके बाद ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र आए और कर्ण के साथ धोखा किया, इसी तरीके से गोपीचंद का नाम लिए। यहाँ पर जो अलोपी शब्द है ये अक्रूर के लिए है, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो तमाम उदाहरणों के माध्यम से नागमती अपने मन में बहुत सारी चीजें सोच रही है। ठीक है, तो और उसकी स्थिति क्या हो गई है आप जान रहे हैं कि कंकाल की तरह हो गई है, वियोग में उस पूरा खाना पीना छोड़ दिए। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पद पर बात करते हैं। दूसरा पद है कि अब वियोग में है तो क्या है, पियो वियोग अस बाउर जीव। मतलब प्रियतम से अलग होने पर नागमती विरह में व्यथित हो गई है और एकदम से पागल हो गई है। प्रिय वियोग, प्रियतम के वियोग में अस बाउर जीव, उसका जीव, उसका जो मन है एकदम से व्याकुल हो गया है, पगला गया है। और क्या करती है, पपीहा नित्य बोले पीऊ पीऊ, जैसे पपीहा पीऊ पीऊ हमेशा बोलता है, वैसे ही ये भी बार बार अपने प्रियतम को याद कर रही है, पीऊ पीऊ कहकर पुकार रही है और इस स्थिति एकदम से पागल की तरह हो गई है, एकदम व्याकुल हो गई। अधिक काम दाधे सुरामा हरि लेउ तुआ गयु पीऊ नामा। और आगे कहती है कि ये हीरा मन तोता मेरे प्रियतम को ऐसे हर कर ले गया कि अब मैं उसका नाम भी नहीं ले पा रही हूँ और समय ऐसा आया है कि जब भी मुझे अपने प्रियतम के साथ मिलने का मन करता है तो नहीं मिल पाती हूँ। कुल मिला जुला कर विरह में एकदम से दग्ध हो रही हूँ, तप रही हूँ और फिर से सुआ को ही इसका दोष दे रही है। विरह बान तसलागन डोली रक्त पसीज भिज गई चोली। और विरह की स्थिति और बढ़ती जा रही है और लिखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि विरह का ऐसा भयंकर बाण उस विरहिणी नागमती के शरीर में लगा है कि वह हिलडुल भी नहीं सकती है। विरह बाण तस लाग न डोली, विरह का बाण ऐसा लगा हुआ है कि वो तस से मस्त भी नहीं हो रही है, एकदम से एक जगह स्थिर हो गई है। रक्त पसीज भीज गई चोरी, और जो विरह की बाण लगी हुई है उससे रक्त निकल रहा है और धीरे धीरे उसकी चोली क्या है, उसके कपड़े धीरे धीरे भीग गए। ये आप विरह की उच्चतम स्थिति को देख रहे हैं यहाँ पर। आगे है सुखा दिया हार भा भारी। और कहते हैं कि उसका हृदय, उसका जो वक्ष स्थल है या फिर हृदय है एकदम से सूख गया है और जो भी वो जेवर पहनी हुई है, आभूषण पहनी हुई है, हार पहनी हुई है, खासतौर से इतना कमजोर हो गई है कि वो हार भी उसके लिए बहुत भारी होने लग रहा है। अब आप इसको आप महसूस भर कर सकते हैं कि क्या स्थिति नागमती की होगी। हरे हरे प्राण तजही सब नारी। और कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि वह इतनी दुर्बल हो गई है कि गले का हार भारी लगता है और उसके लिए जो उसकी सारी शरीर की नाड़ियां हैं, यहाँ पर हरे हरे प्राण तजही सब नारी। नारी यहाँ पर नाड़ी के अर्थ में है कि आप देखेंगे कि कई बार आप अपनी नाड़ी को देखते हैं तो उसका कलर जो होता है हरे हरे रंग का होता है, वो क्या है, धीरे धीरे वो सूख गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर क्योंकि नागमती एकदम से इंतजार कर रही है रतन सेन की, अब वो नहीं है तो उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। आगे है कि खन एक आओ पेट मह सासा खन ही जाई जीव होई निराशा। अब क्षण क्षण उसके अंदर क्या बदलाव हो रहा है उसके तरफ मलिक मोहम्मद जैसी संकेत करते हैं। कहते हैं कि एक क्षण वो सांस लेती है और दूसरे क्षण जैसे ही सांस निकलती है तो उसको निराशा भी होने लगती है। खन ही जाई जीव होई निराशा, और दूसरे क्षण में उसको निराशा होने लगती है। मतलब कि वो कभी लंबी सांस ले रही है, कभी एकदम से सुस्त हो जा रही है। आप इस चीज को अनुभूत कीजिए, तभी आप नागमती वियोग खंड को अच्छे से समझ पाएंगे। पवन डोलावई सींची ही टोला पहर एक समझो ही मुख बोला। और दुख के क्षण में
वहां पर उसकी सखियां मौजूद हैं। देखिए, जब कोई अगर दुख या संकट के क्षण में रहता है तो उसके दोस्त ही उसके काम में आते हैं और संबल प्रदान करते हैं। तो केवल नागमती ही परेशान नहीं है, बल्कि उसकी जो सखियां हैं वो सब भी परेशान हैं कि बेचारी जो एक जमाने में रानी थी, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है। वो सब उसके पास बैठकर हवा डुलाती हैं, ठीक है, और फिर पंखा झेलती हैं। पहर एक समुझई मुख बोला, और उसको बहुत समझाती भी हैं कि रानी नागमती, आप वो निराश मत होइए, हार मत मानिए, खाइए पीजिए, खुश रहिए। आपके प्रियतम जरूर आएंगे, आपसे वो अगर प्रेम करते हैं तो जरूर आएंगे। उसके ऊपर पानी का छींटा भी मारती हैं, कई बार वो बेहोश भी हो जाती है। इस चीज को आप महसूस करेंगे तभी आप समझेंगे। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से लोगों को विरह में। ठीक है, आगे है कि प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रियतम के भाषा। यहाँ पर नागमती को चिंता है कि मेरा जो प्राण है, अब मन है, वो नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे विरह वेदना के कारण। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? प्राण पयान हो, ऐसे लग रहा है कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब इसकी रक्षा कौन करेगा? को सुनाओ प्रीतम के भाषा, और कौन है जो कि मेरे प्रियतम की मधुर वाणी को सुनाएगा। इस तरीके से ये पता चलता है कि रतन सेन मीठी बोली बोलता था, और कोई भी पति हो किसी भी पत्नी के लिए वो एक तरीके से उसका ईश्वर ही होता है। अगर देखा जाए भारतीय संस्कृति के अनुसार, कितना भी खराब पति होता है लेकिन पत्नी उसको सुनने के लिए, उसके पास बैठने के लिए हमेशा परेशान होती है। जितने भी बच्चे यहाँ पर विवाहित हैं या शादीशुदा हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे। लाख तनाव होता है या फिर जो भी आपस में चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग एक जगह बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रियतम ही दूर चला गया है, तो अब क्या स्थिति हो रही है? नागमती बेहतर तरीके से उसको समझा पा रही है। अब वो करे कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, अब मैं किसकी मधुर वाणी को सुनूंगी, क्योंकि वो भारतीय नारी है। नहीं तो आज की नारी रहती तो तुरंत कोर्ट में चली जाती। लेकिन अब क्या करे नागमती? आगे है, आज ही जो मारे विरह के आगी उठे ताही लागी, और कहती है कि जो विरह का मारा होता है उसके मुंह से आह निकलती है। आज ही जो मारे विरह के आगे उठे ताही लागी, और शरीर में विरह से इतना तप रहा है कि लग रहा है कि एकदम से आग निकल रही है और उसका शरीर एकदम से जल उठेगा। हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी। अगर जो हंस अगर रहे, अगर शरीर को हंस मान लिया जाए समझने के लिए, तो अब उसका पंख जल जाता है। इतने मतलब विरह में दग्ध है, विरह में जल रही है नागमती। तो यहाँ पर तमाम रूपकों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसी ने इस पूरे पद को समझाने का प्रयास किया है और नागमती की स्थिति को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये दूसरा पद आप देख रहे हैं, इसमें रूपक अलंकार है। इसके पहले वाला जो पद था उसमें भी रूपक अलंकार है। लगभग सभी पदों में रूपक की प्रधानता है। हालांकि कई जगहों पे उत्प्रेक्षा अलंकार इत्यादि भी मिलेगा, और कई जगह पे आप देखेंगे कि विभावना अलंकार भी मिलेगा। जहां पर आएगा मैं बताऊंगा। चलते हैं दूसरे अगले पद पर बात करते हैं। अगला पद है कि पाट महादेई हियन हारू, समुझ जीव चित चेत संभारू। क्योंकि मैंने बताया कि वहां पर नागमती की जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, वो भी बैठी हुई हैं और बार बार कह रही हैं कि हे पटरानी, हे महारानी, इतना निराश मत होइए, आप अपने हृदय में इतना निराशा मत लाइए, हृदय से मत हारिए। सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति हृदय से हार जाता है तो एक तरीके से वो निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए आप लोग भी अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल दिल से नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ पर देखिए, यही बात उसकी सखियां भी कह रही हैं कि हे महारानी, अपने दिल को संभालिए, दिल से मत हारिए। समुझ जीव चित्त चेत संभारो, अपने जीव को समझाइए, अपने मन को चेताइए और संभालने की कोशिश कीजिए। और कहती हैं कि भंवर कंवल संग होई मेरावा, समरि नेह मालत पह आवा। उम्मीद नहीं छोड़ती हैं वो सब, समझाते हुए कहती हैं कि जैसे जो भंवरा होता है कमल के पास मिलने तो जरूर जाता है, भंवर कंवल संग होई मेरावा। भंवरा जो होता है, भंवरे का खास एक ये चीज होता है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए कई बार लोग जो भी लोग बहुत थोड़ा चालबाज तरीके के लोग होते हैं, खासतौर से मैं प्रेम प्रसंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको लोग भ्रमर
की तुलना करने लगते हैं, अरे भाई ये भौरा है, एक जगह नहीं ठहरने वाले। तो यहाँ पर सखियों को इस चीज की जानकारी है कि जो भौरा है वो एक कमल से जरूर मिलने जाता है, लेकिन अगर मालती, यहाँ पर मालती भी एक पुष्प की तरह ही है कि मालती का स्नेह भौरे को अगर याद आ जाता है तो वो कमल को छोड़कर वापस भी आ जाता है। तो अब देखिए दुख की स्थिति में सखियां यही उम्मीद बधाएंगी, तो वो यही काम कर रही हैं, कह रहे हैं कि महारानी अपने दिल को छोटा मत कीजिए। जैसे भौरा भले कमल के पास चला जाता है, लेकिन अगर वो मालती के प्रेम को याद करता है तो पुनः उसके पास आ जाता है। ठीक है, आगे फिर अन्य उदाहरण देकर समझाती हैं कि पपीह स्वाति सौ पस्त प्रीति ते को पियास बाधु मन थीति। कहती हैं कि जैसे पपीहे को एकनिष्ठ प्रेम स्वाति नक्षत्र के जल से होता है, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ प्रेम धारण करो, तुम निराश मत हो। जैसे पपीहा के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद बहुत प्यारी होती है, वैसे ही तुम भी अपने प्रियतम के प्रति अपने मन में एकनिष्ठ प्रेम जरूर ध्यान करके रखो, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे फिर उदाहरण देती हैं, सखियों को भी बहुत जानकारी है, आप देख रहे हैं इस पद में। कहती हैं कि धरती ही जैसे गगन सुनेहा, और कहती हैं कि धरती जैसे आकाश से प्रेम करती है, धरती जैसे गगन सोनेहा, धरती जैसे आकाश से प्रेम करती है, वैसे ही तुम राजा रतन सेन से भी प्रेम करो, पलटी आओ वर्षा ऋतु में हा। क्योंकि जब धरती आकाश से प्रेम करती है तो उसका कारण ये होता है कि धरती का जो प्रेम होता है वो बेकार और फालतू नहीं जाता है, बल्कि वर्षा ऋतु आती है और धरती को शीतल कर देती है और हरी भरी कर देती है। वैसे ही तुम्हारे प्रियतम भी आएंगे, जरूर आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुनि बसंत ऋतु आओ नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। और आगे कहती हैं कि हे रानी, तुम्हारे जीवन में भी बसंत की बहार जरूर आएगी, तुम भी अपने को तरोताजा महसूस करोगी। सो रस सो मधुकर सो बेली, ठीक वैसे ही जैसे जो भौरा है वही भौरा होगा, वही फूल होंगे, वही रस होंगे, वही प्रेम क्रीड़ाएं होंगी। मतलब कि तुम्हारा पति आ जाएगा, जिसके वजह से परेशान हो, सारी चीजें तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है, जिस रक्षा की चिंता कर रही हो, जिस मधुर भरी वाणी की चिंता कर रही हो, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी अगर तुम अपने को जिंदा रखोगी तब। अब पता चला कि जिंदा ही नहीं रखोगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अब सखियां क्या करेंगी, यही समझाएंगी। आप लोग भी खासतौर से कई प्रेमी प्रेमिकाओं को आप समझाते होंगे, पति पत्नियों को भी समझाते होंगे कि ठीक है, हमेशा समय एक समान नहीं होता है, दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें जाती हैं। तो वही बात यहाँ पर सखियां भी समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को व्याख्या अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं व्यवहारिक स्तर पर आकर बताना चाहता हूँ। आगे है कि जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिवर पुनि उठही सवारी। और कहती हैं कि जैसे कहती हैं कि जैसे सरोवर बारिश न होने पर सूख जाता है, और जैसे ही बारिश होती है तो वो भर भी जाता है पूरा, उसका भी दिन वापस आ जाता है। तो तुम भी निराश मत हो, तुम्हारी भी बारी आएगी। जिन अस जीव करी करस तू बारी, यह तरिवर पुन उठई सवारी। कि जैसे बारिश होने पर सरोवर पुनः जल से भर उठता है, और उस सरोवर में जो हंस इत्यादि हैं छोड़कर वापस चले जाते हैं, और जैसे पानी आता है तो आ भी जाते हैं। दिन दस बिनु जल सुखी, बिन धसा पुन सुई सरोवर हंसा। वैसे ही जैसे ही सरोवर में जल आ जाते हैं बारिश के बाद, वैसे ही हंस भी आ जाते हैं और सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन दस बिनु, बिनु शब्द आया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो बता सकते हैं कि बिनु अगर शब्द आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। मैंने अलंकार को बताया भी है। और आखिर में है कि मिलही जो बिछुरे साजन, अंकम भेट अहन तपन मृग सिरा जे सह अंकम भेट पलुहन। और अंत में मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जो प्रियतम तुम्हें छोड़कर चले गए, यानी कि मिलही जे बिछुरे साजन, जो साजन बिछुड़ गए हैं, जब वो मिलेंगे अंकम भेटी अहंतम, और तुमको पूरा एकदम से भींच लेंगे, पूरे अंक भर गोदी में इस तरीके से भींच लेंगे। आप लोग
भी जब अपने मित्रों से मिलते हैं तो कैसे गले मिलते हैं, वैसे ही जो प्रियतम छोड़कर गए हैं वापस आएंगे तो गले मिल जाएंगे। ठीक है, सच तो ये है, तपन मृग शिरा जिससे अंकम भेटी पलुहन। सच तो ये बात है कि जो पौधे मृगशिरा नक्षत्र की तीव्र तपन को सह लेते हैं, उन्हें ही आर्द्रा नक्षत्र में घनघोर वर्षा होने पर लाभ मिलता है और वो फिर से पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सखियां जो हैं नागमती को पूरा समझा रही हैं कि निराश होने की बात नहीं है, हर समय का क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि भंवरा भी भटकता है लेकिन वो अपने प्रेम को याद करता वापस आ जाता है। पपिया के लिए भी खास समय है, धरती और गगन भी आपस में मिलते हैं तो एक अलग वहां पर माहौल तैयार होता है। बसंत ऋतु सबके लिए समय में कभी न कभी आती ही है, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है फिर बारिश आती है, जो सरोवर सूखे रहते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन जब उसमें पानी आ जाता है तो हंस भी आ जाते हैं जो कि पहले छोड़कर जा चुके रहते हैं। और हे रानी, बिल्कुल चिंता मत करो, जो आज प्रियतम तुमको भूला हुआ है, तुमसे दूर है, वो जैसे ही आएगा तो तुमको गले लगा लेगा। और सही बात तो ये है कि जितना व्यक्ति दुख सहता है और दुख सहने के बाद उसके अच्छे दिन भी आते हैं, और वो तमाम उदाहरण उन्होंने दिया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि 12 मासा शैली पर आधारित ये पूरा महाकाव्य है, और 12 महीने खासतौर से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने का क्या असर पड़ रहा है नागमती के ऊपर, उसका पूरा जिक्र मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी कि ये लोग मुसलमान होते हुए भी हिंदू रीति रिवाज संस्कृति इत्यादि को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है, और ये माना जाएगा कि ये एक तरीके से सामंजस्यवादी कवि के तौर पर रहे हैं, इनमें किसी भी तरीके की कट्टरता नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो बड़ा खुश रहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मलिक मोहम्मद जैसी के ऊपर। अब क्या है, यहाँ पर महीना शुरू हो रहा है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और आकाश में काले बादल छा गए हैं और वो गर्जना कर रहे हैं, छाए ही नहीं है बल्कि गर्जना भी कर रहे हैं। और गर्जना करने के बाद नागमती को ऐसा लग रहा है कि मानो उसका विरह जो है उससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। साजा विरह धुंध दल बाजा, जो विरह है अब वो एक तरीके से अपने सैनिकों के साथ उसके ऊपर हमला करने वाला है। तो जैसे ही बादल गरजता है तो तमाम लोग डरने भी लगते हैं। अगर रात में गरजता है तो कई लोग डर भी जाते हैं। आप लोग भी जब बिजली तड़कती है तो डरते हैं। यहाँ तो नागमती जो है अकेले है। अब सखियां हैं, कुछ देर तक समझाती रही, फिर वो सब भी अपने पारिवारिक जीवन में जाकर व्यस्त हो गई। अब कितना कोई समझाएगा। यहाँ नागमती है जो कि अकेले है, बार बार उसका ध्यान रतन सेन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक स्त्री के मन में कितने तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी ने बखूबी उसको सामने रखने का प्रयास किया है। इसको आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आषाढ़ का महीना आ गया है, आकाश में बादल गरजने लगे हैं, और बादलों के गरजने को सुनकर नागमती के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है। धूम शाम धरे घन घाये शीत धजा बगपात दिखाए, और उसको ऐसे लगता है कि वीर जो है अपने सेना को सजाकर युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। आकाश एकदम से धूमिल हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि काली घटा छा गई है। और जो आ, आ, काली घटा छा गई है, फिर चारों तरफ एकदम से अंधेरा हो गया है। ठीक है, और धौरे धवल घन, यहाँ पर जो बादल हैं उनकी स्थिति बताई जा रही है कि काले बादल हो गए हैं, और इसके साथ ही श्यामल बादल हो गए हैं, और धवल रंग के बादल हो गए। बादलों आप देखेंगे बारिश के महीने में कि बादल एक ही तरीके के नहीं रहते हैं, अलग अलग ढंग के रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि कोई झंडा लेकर फहरा रहा है। नागमती को ऐसा लग रहा है क्योंकि अकेले है तो उसके मन में तमाम तरीके की बातें उभर रही हैं। और आगे है कि खड़ग बीज चमके चहु ओरा, और बादल आकाश में तो है ही है, इसके अतिरिक्त जो बिजली है वो एकदम से चमक रही है। ऐसे लग रहा है कि तलवार रूपी बिजली चमक रही है, और बूंद रूपी बाण की घनघोर वर्षा हो रही है। बूंद बांद बरसई घन घोरा। और क्योंकि ये विरह में है, तो जब व्यक्ति दुखी होता है, विरह में होता है, तो प्रकृति की चीजें उसको अच्छी नहीं लगती है। अच्छी चीजें भी लगता है कि उसको काटने के लिए दौड़ रही हैं।
आप लोग भी इसको महसूस किए होंगे कि जब आपका रिजल्ट खराब आता है, जब आपका मनचाहा कोई काम नहीं होता है, तो आपको नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप चाहते हैं कि कहीं कोने अतरे बैठे रहें और किसी से बातचीत नहीं करें और मन बड़ा दुखी रहता है। तो यहाँ पर जैसे उसका प्रियतम रहता तो यही सब सारी चीजें उसको बहुत अच्छा लगती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है तो कोई तलवार लेके दौड़ रहा है, या फिर बारिश हो रही है तो कोई ऐसे लग रहा है कि बाण छोड़ रहा है, क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं। ओनई घटा आई चौफेरी कंत उबारू मदन हो घेरी। और ये जो बारिश का मौसम होता है, ये थोड़ा सा पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं इन सबको लिए, खास तौर से जो एक दूसरे के लिए जीते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी बीच क्या है कि नागमती के अंदर पति से मिलने की एक तीव्र इच्छा भी उत्पन्न हो रही है, और वो बार बार कह रही है कि इस इच्छा से कौन उबारेगा, जो कि कामदेव मुझे परेशान कर रहा है। कहने का मतलब यही है, दादुर मोर कोकिला पिव गिरे बीज घट रहन रहन जीव। और कहती है कि आ, अब बारिश भी होने लगी। बारिश में मेढक, मोर, कोयल, पपीहा, ये सब उस समय बोलना शुरू कर देते हैं। अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जब खूब बारिश होती है तो आप बचपन के दिनों को याद करिए। बचपन, या फिर जिसके घर के आसपास में पोखरा इत्यादि होगा, तालाब होगा, या फिर गहरे खेत होंगे, वो इस चीज को बहुत भली भांति समझेगा। ये शहरी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी इसको थोड़ा कम समझ पाएंगे। तो बारिश के महीने में दादुर, ठीक है, मेढक, मोर, कोयल, ये सब क्या पीऊ पीऊ मतलब मधुर आवाज में बोल रहे हैं। गिरे बीजू घट रहन जीव, और फिर बीच बीच में बिजली भी तड़क रही है, ठीक है। तो यही पूरी स्थिति है, आप देख रहे हैं। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बनु ना मंदिर को छावा। और कहती है कि अब मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि नागमती याद करती है कि हे प्रिय, अब तो वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र भी आ गया है। नक्षत्रों की संख्या कुल 27 होती है, आप लोग भली भांति इसको जानते हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी जहां हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूरा नागमती के वीर वर्णन को करते हैं, वहीं नक्षत्रों का भी उल्लेख बार बार वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र जो है एकदम से आ गया है। सिर्फ ऊपर आवा मतलब निकट आ गया है। हौ बनू ना हम मंदिर को छावा। और कहती है कि मैं घर में अकेली हूँ, और भला कौन मेरे घर को सुशोभित करेगा। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि पति को घर का एक तरीके से शोभा भी माना जाता है। भले उसके रहने पर बहुत सारी चीजें होती हो, अनबन चलती हो, लेकिन अगर वही नहीं रहता है तो बड़ी स्थिति खराब रहती है, लगता है कि कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नागमती को भी ये सब दिख रहा है। आद्रा लाग लगी भूई ले, मोहि बिनु प्यू को आदर दे। और फिर कहती है कि अब आद्रा नक्षत्र भी लगने ही वाली है, और खेत पानी से लबालब भर गए हैं। लागी भूई ले, लेई शब्द आप सुने होंगे। अगर आप धान की खेती देखे होंगे तो उसमें पहले लेई लगाई जाती है, पूरा उसको भरा जाता है, इसके बाद उसमें धान की रोपाई होती है। तो बारिश जब होती है तो अपने आप पूरे खेत में पानी भर जाता है। आद्रा नक्षत्र में पूरा एकदम से खेत लबालब चारों तरफ से भर गए हैं। और पृथ्वी मोहि बिनु प्यू को आदर दे। और एक चीज और है कि जो पृथ्वी है वो उसमें धीरे धीरे बीज लगाए जा रहे हैं। लेकिन नागमती को चिंता ये है कि मोहि बिनु प्यू को आदर दे। और मेरी स्थिति ये है कि भाई मेरा तो प्रियतम है ही नहीं, तो उसके अनुपस्थिति में मुझे कौन चाहेगा, या फिर मुझे कौन सम्मान देगा। चारों तरफ मतलब चीजें क्या हैं, खुशी हरियाली छाई हुई है, लेकिन नागमती के जीवन में एकदम से सूखापन है, और वो निराश है, और उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। बार बार उसको प्रियतम उसको याद आ रहा है। यहाँ पर देखिए बिनु शब्द आया हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा इसमें अलंकार है। और आखिर में नागमती की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि पिन्न घर कंता ते सुखी, तिन्न गारव और गर्व। कह रहे हैं कि क्योंकि जो नागमती है उसके आसपास उसकी सहेलियां भी हैं। बार बार सहेलियों का जिक्र इसमें आएगा, तुलना करती रहती है। और वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि जिनके प्रियतम घर पर हैं वे स्त्रियां ही सुखी हैं। जिन्न घर कंता, कंता मतलब पति या स्वामी इसको कहा जा सकता है। जिसके घर स्वामी है वो सभी लोग खुश हैं। इन सारी चीजों का ऊपर जो भी परिस्थितियां हैं, मतलब बारिश का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। जब आप देखें कि परिवार में सुखी रहता है तो लोग पकौड़ी इत्यादि बनाकर खाते हैं, और जब दुखी रहते हैं तो चुपचाप रहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें याद है,
नागमती को, कहती है कि जिसके घर स्वामी है वो लोग खुश हैं और लोग गर्व भी कर रहे हैं, गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तिन्न गारव अवगर्व, वो गर्व भी है कि हमारा पति मेरे साथ है। कंत प्यारा बाहरी हम सुख भूला सर, और मेरी तो स्थिति ये है कि मेरा जो स्वामी है वो बाहर चला गया है, मतलब कि मुझसे दूर है, और मैं इन सभी सुखों को विस्मृत कर चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रूपक अलंकार है पूरे पद में, और प्रकृति का बड़ा ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जैसी ने। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको कई जगहों पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा पद था। आगे हम बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अगला पद है सावन का महीना अब आ गया है। ठीक है, अब सावन के महीने में क्या स्थिति है नागमती की, उसको हम देखते हैं। सावन बरस मेह अति पानी, सावन के महीने में बहुत बारिश हुई है और चारों तरफ एकदम से मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों तरफ एकदम जल ही जल हो गया है। भरिनी परी हाँ बिरह झुरानी, और चारों तरफ खेतों में पानी भर गया है, और इससे जो धरती है वो हरी भरी सी हो गई है, लेकिन नागमती की स्थिति है कि वो विरह में सूख रही है। आप देख रहे हैं एकदम उल्टा उसके साथ हो रहा है। लाग नुनार बसु प्यून देखा भई बाउरी कह कंत सरेखा, और कहती है कि मैं अपने प्रियतम की याद में सूखती जा रही हूँ। ठीक है, लागू ननारस प्यू, अपने प्रियतम को बहुत दिनों से नहीं देखी हूँ और एकदम से मैं व्याकुल हो चुकी हूँ और धीरे धीरे सूख रही हूँ। ठीक है, रकत के आंसू पर ही भुई टूटी रेंग चली जस बिरह बहुटी। ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये पंक्ति पूछ ली जाती है। और वो कहती है कि विरह के कारण मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, रकत के आंसू। ठीक है, कि खून के आंसू निकल रहे हैं, और जैसे ही इस धरती पर गिर रहे हैं उसके बूंद, ऐसे लग रहा है कि रेंग चली जस वीर बहुटी। वीर बहुटी एक तरीके से कीड़ा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और बारिश के महीने में एक कीड़ा चलता है जिसको हम लोग बचपन के दिनों में पूर्वांचल के इलाके में मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग गोडिन कहते थे। ऐसे ऐसे उसका पैर भी होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटे बच्चे इसको कई बार पैरों तले दबाकर मार भी देते हैं। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है ठेठ अवधि का एकदम से पूरा प्रतीक उठाए हुए हैं। तो विरह में नागमती की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, खून के आंसू निकल रहे हैं, और जैसे ही इस धरती पर गिर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वीर बहुटी रेंग रही है। अब इस चीज को आप केवल कल्पना अनुभूति कर सकते हैं कि नागमती की क्या स्थिति होगी। ठीक है, आगे आगे है सखी ने रचा प्यू संग ही डोला। मैंने बताया कि बार बार सखियों का जिक्र होगा, और फिर से सखियां आ गई हैं, और यहाँ पर स्थिति है कि जो सखियां हैं वो अपने प्रियतमों के साथ, अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं। ठीक है, खुश हैं कुल मिला जुलाकर। हरियरी भूमि सुसुम्भी चोला, और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है धरती पर, और जो सखियां हैं ये सुसुम्भी चोला और सुसुम्भी सुसुम्भी चोला पहनी हुई हैं। ये भी एक तरीके से सुसुम्भी का मतलब आप लोग इसको कुसुम्भी बल्कि होना चाहिए था यहाँ पर। कुसुम्भी चोला का मतलब है कि केसरिया रंग का ये लोग पहनी हुई है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि क्या स्थिति होगी वहाँ। तो हरियाली है और उसमें केसरिया रंग का साड़ी इत्यादि पहनकर इसकी सखियां, नागमती की, रानी की कम ही सखियां होती हैं, लेकिन अब दुख में है तो सबको अपनी सखी मान रही है। तो सब खुश है अपने पति के साथ। ये हिंडोल अस डोले मोरा, लेकिन अ, नागमती की स्थिति ऐसी है कि जैसे झूला अ, डोल रहा है वैसे ही इसका मन भी डोल रहा है, मतलब ये और व्याकुल हो रही है कि मैं अकेले हूँ। बिरह झुलाई दे झकझोरा, और इसको झूले पर झूलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि बिरह ही इसको ऐसे लग रहा है कि इसके पूरे शरीर को झकझोर दे रहा है। अब इस चीज को वही स्त्री या फिर महिला महसूस कर सकती है जिसका पति रतन सेन की तरह निकल गया हो। और मैं कितना भी समझाने का प्रयास करूंगा,
नहीं आप समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा ले रहा हूँ। ठीक है। और नागमती काफी मतलब परेशान है एक तरीके से देखा जाए विरह को लेकर। बाट असूझ अथा गभीरी, जीव बाउर भा फिरे बभीरी। और कहती है कि सखियां इतनी प्रसन्न है कि सब झूला इत्यादि तो झूल रही हैं, लेकिन ये प्रियतम का अपने इंतजार कर रही है, इसका दिल नहीं मान रहा है और बार बार उस रास्ते की तरफ देख रही है जिसकी शुरुआत हुई थी कि नागमती चित्तौर पथेरा, यहीं से शुरुआत हुई। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से किस पंक्ति से शुरुआत होती है। तो उस रास्ते की तरफ वो देख रही है तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, बाट असूझ, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अथाह गंभीरी, एकदम से अंधेरा छाया हुआ है। जीव बाउर भा फिरे बभीरी, और में इसका जो प्राण है एकदम से, इसका जो मन है एकदम से व्याकुल है। और उस तरीके से हो गया है जैसे कोई कीड़ा अ, कहीं डूब रहा हो या फिर पानी में डूब रहा हो और उसमें तड़पड़ा रहा हो। ठीक है, तो उसी तरीके से इसकी भी स्थिति हो गई है। ठीक है, और वो उसमें एक तरीके से चक्कर खा रही है, परेशान है। जग जल बूढ़ जहां लग ताकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। और अंत में ये कहती है कि ऐसे लग रहा है कि मेरी जीवन रूपी नैया जो है वो कहीं फंस चुकी है। अब उसको पार करने वाला कोई केवट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जल जग जल बुढ़ जहां लगता की। और एक चीज और देख रहे हैं कि चारों तरफ जहां तक इसकी दृष्टि जा रही है पूरा पानी ही भरा हुआ है। और वो ऐसा लग रही, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पानी में वो फंस चुकी है और उसको कोई निकालने वाला नहीं। ठीक है, अगर उसका पति होता तो शायद उसको निकाल सकता था। कहने का मतलब है कुल परेशान है। और आगे है कि पर्वत समुद्र अगम बिच, पीहड़ बन वन ढाक, किम कै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पावन पाक। और कहती है कि हे प्रियतम, हे स्वामी, तुम मुझसे इतना दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में पर्वत समुद्र घने और बीहड़ वन ही है। पर्वत हैं, समुद्र हैं, और अगम, अगम मतलब कि जिसको कि हम लांग भी नहीं पाए, वहां पर पहुंच भी नहीं पाए। तो पर्वत हैं, समुद्र हैं, बीहड़ वन है। अब मेरे अंदर इतना भी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारे पास तक जा सकती हूँ, और ना मेरे पास इतना कोई पंख ही है कि मैं उड़कर वहां पर जा पाऊं। किम कह भेंटू कंत तुम, हे स्वामी मैं तुमसे कैसे मुलाकात करूं, ना मोहि पाऊं न पंख, न मेरे पास चलने भर की क्षमता है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि उसकी शरीर एकदम से कंकाल सी हो गई है, कमजोर हो गई है। इंतजार पहले की। और आप सभी को मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रतीक्षा में बड़ी पीड़ा होती है। अगर आप किसी भी चीज की प्रतीक्षा करेंगे करेंगे तो उसकी पीड़ा आपको महसूस जरूर। तो यहाँ पर नागमती की भी स्थिति कुछ उसी तरीके से है और परेशान है। उम्मीद है कि ये पांचों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो पांचवा पद था, इसमें कई चीजें हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पंक्ति को मैं बोला था कि ये आपको ध्यान में रखना है, रकत के आंसू, इसमें मलिक मोहम्मद जैसी के ऊपर जो फारसी प्रभाव है, फारसी प्रभाव को उन्होंने भारतीय परंपरा से जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सामंजस्य है उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और रेंग चली जस वीर बहुटी, यहाँ पर जो दिया गया है इसमें उदाहरण अलंकार है। मान लीजिए एक पंक्ति आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा है। तो उदाहरण अलंकार है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ही हिंडोल अस डोले मोरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी की कोई भी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है। और एक था यहाँ पर कि बिरह झुलावे, बिरह झुलाई दे झकझोरा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इसमें रूपक अलंकार तो है ही, उसको आप कॉमन मानकर चलिए। तो इन सारे पदों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जल्दी ही कुल हमें 19 पदों को पढ़ना है, तो हमने 5 पद पढ़ लिए और 14 बचे हुए हैं, वो भी जल्दी जल्दी खत्म होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये पूरी व्याख्या कैसी लगी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी मैंने चीजें बताई उनको आप कितने अच्छे से समझ पाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।